Hello everyone, myself Prashant Punia and I welcome you to the Beast by Prashant Punia, a YouTube channel. So in this today video, which is the lecture 3 of reproduction in organism, I'm going to tell you the type of asexual reproduction a type of asexual and sexual spores in fungi. ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. रीजनरेशन एंड देयर टाइप क्या होते हैं, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो इस वीडियो का मेन पार्ट है. इस वीडियो में मेनली यही पढ़ाया जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है. ये पार्ट थोड़े छोटे हैं, ये तो शुरू में ही ख़त्म हो जाएंगे और इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद हम शुरू कर पाएंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर इन फंजाई. देखिए, हमने स्पोर्स पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में कि क्या स्पोर क्या होते हैं और उसके टाइप भी पढ़े थे कुछ. लेकिन फंजाई के अंदर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है कि इसके आसेक्सुअल टाइप का बताइए एग्जांपल कौन सा है. मैंने अभी क्वेश्चंस देखे जब, तो थोड़े कहीं ना कहीं स्टेट एग्ज़ाम्स या फिर कुछ अच्छे जैसे पेपर थे, जैसे कि BHU वगैरह थे, उनके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं इस चीज़ के. तो ये थोड़ा सा ही बहुत हल्का सा पार्ट है, इसको देख लेते हैं. तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले टाइप ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई. उधर मैंने 2 क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं जो कहीं और नहीं जबकि नीट में ही आए हुए हैं, उनको भी करेंगे. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ asexual sexual spore in fungi. इसको मैं आपको एक फंडे से याद कराऊंगा, बहुत आसान फंडा है. क्या देखते हैं, ये है इधर asexual spore लिख रहा हूं मैं, asexual spore, और इधर लिखूंगा मैं आपके sexual spore. ठीक है, आसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं, उसका क्या फंडा है. ए को सुन जोआ या इसको जोया कह लीजिए, जोया. ए को सुन जोया को सुन जोया. इसका क्या मतलब है. ए से आप्लेनोस्पोर, को कोनिडिया हमने अभी पढ़ाई था पिछली वीडियो में, किसके अंदर, पेनिसिलियम के अंदर होता है, फंजाई के अंदर. और यह है स्पोंजियोस्पोर, और इसके अंदर फिर है जोआ के मतलब जू स्पोर. तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से मतलब फंजाई के क्या आसेक्सुअल स्पोर के क्या नाम हैं, कोई भी आपको 4 एग्जांपल दे दे, उनमें से आपको ये 4 में से एक मिलेगा और ये ही आपके आसेक्सुअल स्पोर है. ठीक है, और इसको ये हमने पढ़ लिया और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है सेक्सुअल स्पोर. इसका क्या फंडा है, SABO, सब्बो कह लीजिए, कुछ भी सब्बो, कुछ किसी का नाम होगा. इसका क्या एस से क्या मतलब है, एक सेकंड, एक गड़बड़ हुई. क्या ए से मतलब है इसका आसेक्सुअल, और जो स्पोरेंजियोस्पोर है इसी को ही आप प्लेनोस्पोर कहते हैं, आप PLANO स्पोर. ठीक है, क्योंकि पहला वर्ड मैंने इनके लिए ही असाइन किया हुआ है कि ये किस टाइप का स्पोर है. ये सेक्सुअल हुआ, ये असेक्सुअल. ए से बी से, ए से है एस्कोस्पोर, बी से है बैसिडियोस्पोर, और ओ से है ऊस्पोर. देखिए, आप जब फंजाई पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बैसिडियो माइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, ये सब पढ़ने को मिलेगी. उसके अंदर फर्दर टाइप्स होते हैं, तो ये उन्हीं के ही स्पोर हैं. ज़्यादा नहीं याद करना, सिर्फ मैंने आपको रेयर केस में अगर क्वेश्चन आ जाता है उसके लिए आपको बताया है, और क्वेश्चन आ भी जाता है. हालांकि आजकल तो नीट बेस्ड, मतलब नीट में NCERT बेस्ड ही पेपर आ रहा है, तो फिर भी मैंने आपको सेफ्टी के लिए बता दिया. तो ये अब हम ख़त्म हुए वाला पार्ट. अब हम देखेंगे कि रीजनरेशन क्या है.
रीजनरेशन, हालांकि इस पर एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कहा इस चैप्टर में रीजनरेशन क्या है, किस टाइप की होती है रीजनरेशन। और आपने देखा होगा कि कुछ छिपकली जो होती हैं वो अपनी पूंछ को छोड़ देते हैं पर उनकी पूंछ फिर से आ जाती है, तो वो एक रीजनरेशन ही तो है। जैसे कि आपका क्वेश्चन पढ़िए, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। तो इसका तो एपिमॉर्फोसिस, मॉर्फोलैक्सिस ये सब हमें कुछ भी नहीं पता, हालांकि एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है नीट का या तो कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं। इसके लिए हमें पढ़ना होगा पहले क्या रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन क्या है, देखिए रीजनरेशन क्या है, इट इज रीन्यूइंग और रिस्टोरिंग समथिंग। रिस्टोरिंग समथिंग मतलब रीन्यूइंग और रिस्टोरिंग मतलब अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई या लॉस्ट हो गई या वाउंडेड घायल हो गई तो वो जो चीज़ है उसको दोबारा से रिपेयर किया जाता है। अगर आपके हाथ में चोट लग गई तो क्या वो ठीक नहीं होती है। तो इसका मतलब हमारे शरीर ने उन सेल्स को हटाकर नई सेल्स को वहाँ रीजनरेट कर दिया, तो ये होता है रीजनरेशन। क्या, इट इज़ रीन्यूइंग, नई जगह नया बनाना, और आपका रिस्टोर करना समथिंग दैट हैव बीन डैमेज्ड, वाउंड या लॉस्ट हो गई है, ठीक है। तो ये होता है आपका रीजनरेशन। तो क्या रीजनरेशन सबके अंदर, हमने पढ़ा था कि जैसे कि स्पंज था उसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, तो क्या सबके अंदर होती है रीजनरेशन? हाँ होती है। क्या एवरी सेल, अभी बताऊंगा कि इसके अंदर बहुत कम होती है। एवरी सेल फ्रॉम बैक्टीरिया से लेकर टू बिगर एनिमल्स हैव lesser or higher capability to regenerate। रीजनरेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा भी होती है किसी के अंदर कम भी होती है, हायर एंड लोअर की दोनों तरीके की होती है। इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल का ध्यान रखिए। रिमेंबर, जो हमारे दिमाग की रिमेंबर द न्यूरॉन्स, नर्व सेल, जो हमारे दिमाग की नर्व सेल है उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, हैव वेरी लो कैपेसिटी टू रीजनरेट, कैपेसिटी टू रीजनरेट या रिपेयर। बहुत कम कैपेसिटी होती है, उसी के कारण जो ओल्ड एज के अंदर इंसान ज़्यादा चीज़ें भूलता है, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे जो नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स, उसके अंदर हम पढ़ते हैं वो सब स्ट्रक्चर, वो सब उसी चैप्टर की बातें हैं। लेकिन न्यूरॉन्स को एक बात आप ध्यान रखिए, अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती है और वैसे एज के साथ साथ वो कम भी होता है उसका नंबर, तो इसी वजह से जो ओल्ड एज में होते हैं लोग वो चीज़ें भूलते हैं या फिर कुछ कर भूल गए कि ये मैंने किया था या नहीं, तो उनको इस टाइप की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जो बच्चा होता है उसके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं और उसके जो न्यूरॉन्स हैं बहुत एक्टिव हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से याद कर पाता है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी। तो यही कारण है वो रीजनरेट नहीं कर पा रही, रिपेयर नहीं हो रही, एक बार लॉस्ट हो गई तो वो ओल्ड एज में गड़बड़ होती है। तो ठीक है, ये हुआ अभी रीजनरेशन। अभी इसके टाइप पढ़ने हैं क्योंकि वो क्वेश्चन तो टाइप से ही होगा, उन्होंने टाइप पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ कि रीजनरेशन के टाइप होते हैं। देखिए आप इसके दो टाइप पढ़ेंगे, क्या, एक तो है मॉर्फोलैक्सिस और एक है एपिमॉर्फोसिस। क्या होता है मॉर्फोलैक्सिस और एपिमॉर्फोसिस? देखिए दोनों ही रीजनरेशन के पार्ट हैं, तो दोनों में ही रीजनरेशन तो होगा, बिल्कुल सही बात। अब हम अगर बात कर लेते हैं मॉर्फोलैक्सिस की, पहले इसमें क्या होता है,
कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई भी वाउंड है, चोट लग गई, डैमेज हो गया पार्ट, अगर उसके अंदर एक भी सेल नॉर्मल बची पर रह गई, कोई भी सेल अगर एक भी सेल नॉर्मल बची रह गई, तो उससे वो अपने आप को फिर से पूरा बड़ा बना लेगा, फिर से अपनी पूरी होल बॉडी को रीजनरेट कर लेगा। एक सेल से उसने अपनी पूरी बॉडी दोबारा से रीजनरेट कर ली। इस टाइप के रीजनरेशन को कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। तो पहले पार्ट को हम देख लेते हैं कि क्या है। पहला पार्ट मॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस when from a single existing cell the whole body is regenerated which was wound या फिर डैमेज हो गई थी, जो कि डैमेज हो गई थी। इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में यही होता है। अमीबा आपने पढ़ा ही है। अमीबा में अगर एक भी सेल बची रह गई और सारा पार्ट डैमेज या वाउंड हो गया, तो वो उन सेल्स को हटाएगा, वो डैमेज हो गई, और नई जो सेल, एक जो एग्जिस्टिंग सेल है, उसी से ही अपने आप को पूरा रीजनरेट कर लेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। लेकिन अब जो दूसरा पार्ट है, क्या इसका दूसरा टाइप है क्या? एपिमॉर्फोसिस, जिसकी बात मैंने छिपकली की थी आपके सामने। एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस क्या, ये क्या होता है? देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपसे कहा छिपकली अपनी पूंछ छोड़ देती है। इसके अंदर जो पार्ट डैमेज्ड है, उसके उस जगह को के पास नई नई सेल्स प्रोलाइफ्रेट करती हैं, और जो वाउंडेड पार्ट है वो हट जाता है, और वहाँ पर जो पार्ट डैमेज हो गया, मतलब लॉस्ट हो गया, उस पार्ट, वो वाला पार्ट दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। तो ये बहुत सिंपल है। क्या इन दिस, इसके अंदर द लॉस्ट और डैमेज्ड, मेनली वैसे लॉस्ट ही है क्या, लॉस्ट पार्ट is regenerated by proliferating new cells there, और वो आपका जो डैमेज्ड सेल या ऑर्गन या जो भी लॉस्ट पार्ट है, वो वहाँ पर रीजनरेट कर जाता है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलेगा आपको टेल इन लिजार्ड, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा किसमें? अपेंडेजेस ऑफ ऑर्थोपोड। अगर उसके अपेंडेजेस, जो उसके पैर हैं, हाथ पैर जो वो होते हैं, अपेंडेजेस ऑफ ऑर्थोपोड, ठीक है। इसके वैसे वो भी हो सकता है, स्टारफिश के जो आर्म होती है वो भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसके अंदर क्या है, ये कह रहे हैं ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन टू द अदर ऑर्गन इज़ नोन एज, मतलब एक ऑर्गन ही डैमेज हुआ है, मेनली जो इसके अंदर लॉस्ट है, यानी कि उसका एक ऑर्गन, लॉस्ट पार्ट के अंदर आप लिख सकते हैं क्या ऑर्गन, क्या ऑर्गन हो गया या टिश्यू हो गया, ठीक है। तो आपने न्यू प्रोलाइफरेटिव सेल से नई सेल्स आकर और उस पार्ट को रीजनरेट कर लिया, तो इसका आंसर क्या होगा? एपीमॉर्फोसिस। एक सेल ने थोड़ी बनाया, ये तो मॉर्फोलैक्सिस थोड़ी हो सकता है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता, ये है एपीमॉर्फोसिस। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया क्या, रीजनरेशन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लें। द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। देखिए, जो जैसे कि आपने कॉकरोच होता है, वो 13 बार माउल्टिंग करता है यंग बनने के लिए, मतलब वो एम्ब्रियो बना। उसका एम्ब्रियो कैसे बनता है? सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उससे जाइगोट बना, फिर उससे एम्ब्रियो बना।
वो सब बातें कैसे हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बातें हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो तीसरा चैप्टर है उसमें डीपली आपको समझाया जाएगा। तो एम्ब्रियो बनने के बाद अब जो बच्चा पैदा हुआ वो लार्वा फॉर्म में होता है, वो डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनेगा। तो मतलब जो लार्वा से आपका एडल्ट बन रहा है, द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये किसी मेटामॉर्फोसिस होगा इसका ऑप्शन में। हाँ देखो मेटामॉर्फोसिस है। ये ग्रोथ तो नहीं है, रीजनरेशन नहीं, रीजनरेशन एजिंग नहीं, बिल्कुल गलत हैं ये पॉइंट्स। तो इसका आंसर होगा मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस है। और इसके लिए जैसे फ्रॉग के अंदर भी ऐसा होता है, फ्रॉग के अंदर भी ऐसा होता है। और इसके लिए आयोडीन चाहिए, ये सब एंडोक्राइनोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन मतलब वो आयोडीन अगर नहीं मिला तो क्या हो जाती है, न्यूटेनी हो जाती है कि वो लार्वल फॉर्म में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, एडल्ट कभी बन ही नहीं पाया तो आयोडीन हो जाती है। तो ये सब बातें हैं उसके अंदर। तो हम एक बार मेटामॉर्फोसिस को भी देख लेते हैं। मैंने कहा था ये तो छोटा ही पार्ट है, मेनली पार्ट जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, स्टोलन, ये सब बातें, क्या स्टोलन होता है, क्या राइजोम है, ये सब बातें पढ़ेंगे। और ये इसके बाद ये भी पढ़ना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन भी नीट के अंदर आया हुआ है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस के इस चैप्टर में बात नहीं की हुई उसने। क्या मेटामॉर्फोसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस, process of series of changes that occur from larval stage to become adult, वो सब आपका होता है क्या, मेटामॉर्फोसिस। जैसे किसके अंदर होता है, किसके अंदर, फ्रॉग हो गया, जैसे इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, फ्रॉग और कॉकरोच। तो ये इसके अंदर पढ़ा। और इनके लार्वा को क्या कहते हैं, कुछ ये बातें भी हैं उस वाले चैप्टर में, तो ज़्यादा डीप नहीं जा रहे इस चैप्टर में। तो अब ये ख़त्म हुआ मेटामॉर्फोसिस। और अब हम शुरू कर पाएंगे क्या, वेजिटेटिव, ये क्या होता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और थोड़ी सी इंक भी फिल कर लेता हूँ। और आपको जब वीडियो मतलब प्ले हो फिर से आएगी तो आपको यहाँ एक चार्ट बना मिलेगा, क्या होता है चार्ट में, या फिर मैं तभी बनाऊँगा चार्ट, उसमें कैसे काफ़ी टाइम लगता है लेकिन बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो मैं इंक फिल कर लूँ थोड़ी। हाँ तो बोर्ड पर मैंने चार्ट बना दिया है। ये मैंने थोड़ा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसे बोर्ड पे लिखता काफ़ी टाइम लगता। आप पॉज कर इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कि डायरेक्टली ऐसे लिख कर छोड़ दूंगा, मैं आपको एक एक यहाँ पर समझाऊंगा कि किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है और किस टाइप से इनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला पार्ट आपको मॉर्फोलॉजी में भी आता है। और आपको अब यहाँ पढ़ने की जगह मतलब आप जब यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अरबी में कौन सा टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और ख़ासकर ये ऑफसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा आइकोर्निया, जो क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि अब आप ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला पार्ट एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें सिर्फ नाम लिखकर छोड़ रखे हैं कि राइजोम में ये होता है, और कहीं कहीं तो पूरे एग्जाम्पल भी नहीं लिखे हुए। लेकिन सिर्फ नाम लिखने से नहीं आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये सब बातें आपको बताऊंगा। और अब देखते हैं इसके बाद क्या है। देखिए सबसे पहले अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बात देख लेना, जो टर्म आसेक्सुअल है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया था हमने, क्या, एक तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले, सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के लिए, और लोअर एनिमल के लिए। लोअर एनिमल्स में भी हमने आसेक्सुअल टर्म, ठीक है, आसेक्सुअल टर्म यूज़ किया लोअर एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लोअर होते हैं उनमें तो
हमने और वो भी पढ़े थे, जैसे एल्गी था उसके अंदर स्पोर से भी पढ़ा था। लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं उसके अंदर दोनों होते हैं, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो आपका दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, वो हायर प्लांट्स के अंदर ही होता है। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव जो प्रोपोग्यूल्स बनते हैं, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब भी हायर प्लांट में होते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। देखिए मैंने वो वाला पॉइंट यहाँ भी लिखा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो ओकर इन हायर प्लांट। ठीक है, तो अब हम देख लें क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, इट इज बाय वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स एंड बाय वेजिटेटिव यूनिट्स हैं, बाय यूनिट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। ठीक है, और यही वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स जो यूनिट है, यही आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती हैं, यही आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती हैं। वो किस टाइप की है, अब हम एक एक उठाकर पढ़ते जाएंगे। देखिए मैंने इसको, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये क्या है, जो नोड, आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना उसके अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए गन्ना है, उसमें ये एक ऐसे ऐसे बीच में देखे होंगे आपने, और यहाँ पर एक आईसी भी देखी होगी आपने। ये आप देखिए, ये होता है नोड, और दो नोड के बीच का ये जो पार्ट है ये होता है इंटरनोड, और ये होती है आपकी आई। तो ये जो नोड वाला पार्ट है, इससे ये आई निकल रही है, ये आई ही एक्चुअली आपको नया प्लांट बना कर देगी। जब आप गन्ने को बोते हैं तो हम ज़मीन में काट कर गन्ने को डालते हैं, जिसके अंदर आई होती है, और ये जो आई होती है ये ही एडवेंटेटिव बर्ड होती है, जिसकी वजह से नया प्लांट बनता है। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट भी लिखा हुआ है इसके लिए कि क्या, वो मैंने एरो बना रखा है, क्या दिस प्रॉपर्टी, क्या जो नया प्लांट है वो एराइज हो जाता है नोड से, जो उसके अंदर आई बनी वो एडवेंटेटिव बर्ड से। तो यही प्रॉपर्टी प्लांट की कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड बाय फार्मर एंड गार्डनर। क्या मतलब ये, जैसे प्लांट ग्रो हुआ, फार्मर ने उसे काटा, उसको डाल दिया, फिर से नया प्लांट ग्रो हुआ, फिर से ईंख हो गई, फिर उसने काट दिया, फिर से उसको बो दिया। तो इस तरीके से ये कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसी से तो वो फसल आएगी, उसी से तो गन्ना बनेगा, उसी से ही तो फिर शुगर बनती है। ठीक है, और गार्डनर क्या करता है, जैसे आप घास होती है गार्डन में, वो मशीन चलाता है उसके ऊपर, तो गार्डन का जो घास होती है लंबी लंबी वो कट जाती है, पर कुछ दिनों बाद फिर ग्रो हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि वो फिर से ग्रो हो गई, वो कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट की गई फार्मर और गार्डन द्वारा। ऐसा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, आप इसको डायरेक्टली याद रखें। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि किस टाइप की होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये मैंने चार्ट बनाया, इसके अंदर क्या, पहला है अंडरग्राउंड, दूसरा है सब एरियल, तीसरा है एरियल। सब एरियल क्या होता है, अंडरग्राउंड क्या होता है, अंडरग्राउंड की जो प्लांट नया बन रहा है, जो उसकी जो ग्रोथ होगी वो अंडरग्राउंड होगी, ज़मीन के अंदर होगी, उसके ये एग्जांपल है। सब एरियल में क्या, सब एरियल मतलब आधा ग्राउंड के अंदर है, मे बी वो ग्रो अंदर हो लेकिन वो बाद में बाहर आ जाए। ठीक है, बहुत ही सब एरियल मतलब हाफ पार्ट उसका ग्राउंड के अंदर है, हाफ पार्ट उसका एयर के अंदर है। फिर होती है एरियल में कि वो बाहर ही है, पूरा एयर में है, तो मतलब अब ये इसके पार्ट हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ट्यूबर, यानी कि अंडरग्राउंड के पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्यूबर, फिर पढ़ेंगे कॉर्म, फिर पढ़ेंगे आपका बल्ब, और इनके एग्जाम्पल डायरेक्टली मैंने आगे लिखे भी हुए हैं, मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। जब आपके पास कम टाइम हो डायरेक्टली इस चार्ट को याद करके जाएं, खासकर नीट के पेपर में ऐसा कोई भी साल नहीं गया जिसके अंदर इसमें से एक का क्वेश्चन नहीं आया हो। ऐसा पूछेगा कि राइजोम इनमें से किसके अंदर होती है, आपको 4-5 एग्जाम्पल दे देगा, इसमें से एक को आपको टिक करना हो, ऐसा हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्या, ट्यूबर क्या होती है। तो ट्यूबर जो है, ट्यूबर इज अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम। मैंने आपको गन्ने का स्टेम बताया था, वो स्टेम ही तो था,
तो स्टेम पे नोड थी बीच में, तो उस नोड से ही अराइज होता है उसके ऊपर, क्योंकि होती है आई यानी एडवेंटेटिव बड। द ट्यूबर अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम दैट इज अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड कैसे? देखिए, ये आपकी ज़मीन है, सोयल है, ये आपका स्टेम है जो मिट्टी के नीचे है, ये आपका ऐसे, ये यहाँ पे रूट है थोड़ी सी, तो ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, स्टेम का पार्ट नोड। तो इससे इसमें क्या होता है, इस तरीके का रिलीज होता है, क्या ये इस टाइप का आपका बन गया। ये क्या है, इर्रेगुलर ग्रोथ हो रही है इसके अंदर, IRREGU, इर्रेगुलर ग्रोथ। और इसके अंदर हुई क्या, दूसरा पॉइंट, इन दिस इर्रेगुलर ग्रोथ होती है, इर्रेगुलर ग्रोथ होती है। तो इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हमने पढ़ा पोटैटो आपने देखा होगा, पोटैटो या हुआ पोटैटो इसका एग्जांपल। इसके अंदर आई भी होती है, आई, तो ये जो अब पोटैटो है तो इसके अंदर है आई, एक्चुअली ये जो आई है ये आपकी क्या है, आई, ये आपकी एडवेंटेटिव बर्ड है जिससे नया प्लांट ग्रो कर सकता है। गिव राइज, कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो पोटैटो पर आई है जिससे आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, इसकी इर्रेगुलर ग्रोथ है। पोटैटो इसका एग्जांपल है। ट्यूबर जो कि अराइज हुई अंडरग्राउंड पार्ट नोड से, जो इसकी एडवेंटेटिव बर्ड से। तो ये हमने पार्ट इसका ट्यूबर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, क्या है, कोर्म। कोर्म क्या है, कोर्म, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ ये, क्योंकि ये सेम ही पार्ट आएगा, क्योंकि ग्रोथ तो उसकी भी अंडरग्राउंड पार्ट से है। क्या है इसके अंदर, ये है कोर्म, दूसरा है क्या, कोर्म। जो कोर्म होती है वो अराइज करती है फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम दैट इज अंडरग्राउंड। वो स्टेम का वो पार्ट जो कि अंडरग्राउंड है उससे उसके नोड से ये अराइज होता है कोर्म। क्या, जैसे ये ज़मीन है, ये आपका स्टेम है, ये आपका नीचे यहाँ स्टेम है, ये यहाँ थोड़ी रूट वगैरह है, ये आपका नोड है, और इससे जो है वो इससे बनता है, ये है अरवी। एग्जाम्पल इसका है अरवी, ARVI, अरवी इसका एग्जांपल है। आपने देखा वो इरेगुलर ग्रोथ थी उसके अंदर, इसके अंदर है वर्टिकल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ। तो क्या, इट हैज वर्टिकल ग्रोथ। तो ये इसका एग्जांपल हुआ अरवी, मैंने वहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसका बस यही है, नोड कोर्म के अंदर यही पढ़ना है। अंडरग्राउंड पार्ट से मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब राइजोम। अंडरग्राउंड पार्ट से अराइज हुई, और अंडरग्राउंड पार्ट से अराइज हुई किसके, उसके नोड पार्ट से। तो अब जो अब है तीसरा पार्ट, वो क्या है, राइजोम। एक सेकेंड। तो जो राइजोम है, राइजोम, तो राइजोम अराइज करती है फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम दैट इज अंडरग्राउंड। ये क्या है, ये आपका अंडरग्राउंड पार्ट है, ये आपकी यहाँ पे रूट वगैरह हो गई, ये आपका नोड है। इसके अंदर जो ध्यान देने की बात है, इसके अंदर जो इस तरीके से ये बना पार्ट, वो उसके अंदर आपने देखी, ये है इसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ किसके अंदर होती है, और ये आपको देखने को मिला। इसका एग्जाम्पल है 3। क्या, पहला है बनाना, दूसरा है इसका है जिंजर, तीसरा है इसका टर्मरिक, ठीक है। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल हुए, और इसके अंदर किस तरीके की ग्रोथ हुई, हॉरिजॉन्टल। तो ये राइजोम पूछा गया है कई बार, और कुछ पहले एग्ज़ाम्स थे जो उनका तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा था ये। और चौथा जो पार्ट है बल्ब, यहीं ख़त्म कर लेते हैं। बल्ब है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा है, तो ये भी अंडरग्राउंड पार्ट जो अराइज हुआ फ्रॉम द नोड
ऑफ स्टेम। आपको पोटैटो आपसे पूछे कि कौन सा पार्ट है, एक्चुअली वो क्या है, स्टेम, क्योंकि ये सब हम पढ़ रहे हैं स्टेम की मॉडिफिकेशन, ध्यान देने की बात है। तो अब है जो बल्ब ये है, और इसका एग्जांपल क्या है, ओनियन। ओनियन इसका एग्जांपल है, वैसे भी दिखती भी ओनियन बल्ब की तरह ही है, तो ऐसे भी सिंपली ये हमें याद रहती है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं क्या, सब एरियल यानी कि रनर वगैरह। तो ये एक और चीज़, क्या ये जो बल्ब है ये ओनियन का होता है क्या, मैंने कहा था बल्ब की तरह ही दिखती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है रनर, क्या होता है ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर एक एग्जांपल आप पढ़ेंगे जो क्या है, आइकोर्निया, पूरा नाम है आइकोर्निया क्रेसिपिस। ये क्या होता है और इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, ऐसा क्या टेररिज्म फैला दिया इसने, क्या टेररिज्म, क्या टेररिस्ट है क्या ये, वो सब बातें अभी देखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, सब एरियल। सब एरियल में मतलब आधा पार्ट ज़मीन के अंदर, आधा पार्ट ज़मीन के बाहर। रनर से जैसे ही आप सुन रहे होंगे रनर जो मतलब भागता फिरता हो, रनर। हाँ, कुछ आप इससे सही अंदाजा सभी लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो इसका एग्जांपल है जैसे धूप ग्रास क्या होती है, आप किसी भी जैसे गार्डन है या फिर पार्क है कोई, उसमें ग्रास बोते हैं तो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ये जो है धूप ग्रास, ये नई जगह जाती है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलती है। सब एरियल पार्ट which grows faster and move to new नीचे क्या होता है बताऊंगा। when the older parts dies off, older part dies off मतलब नीचे। देखिए ये जो नीचे टर्म है ये आपको इकोलॉजी चैप्टर है, जो आपका इकोलॉजी का चैप्टर है यानी कि 12th क्लास के अंदर, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए नीचे क्या होता है, नीचे वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन दे किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन दे किस बारे में, उसके हैबिटेट में उसका क्या फंक्शनल रोल है, क्या उसका फंक्शनल रोल है हैबिटेट के अंदर, जो इसकी इंफॉर्मेशन दे वो होती है नीचे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ, इसी तरीके से इसकी लैंग्वेज थी। ठीक है, ये क्या है, ये देती है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, functional role of organism in a habitat, जहाँ वो रहता है, हैबिटेट में उसके फंक्शनल रोल को बताए। तो ये हुआ नीचे। और इसका रनर का एग्जांपल है दूब ग्रास, एग्जांपल है दूब ग्रास। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मान लिया सोयल है, ये एराइज तो हुई नोड, जो इंटरनोड मतलब स्टेम का पार्ट जो अंदर है, लेकिन ये क्या हुई, फैलती चली जाती है, जो नई जगह पर अब चलेगी, अब यहाँ पर ग्रो हो जाएगी। तो ये सब ये पार्ट हमने पढ़ा किसमें, रनर के अंदर इसका है एग्जाम्पल दूब ग्रास। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे सकर क्या होता है, सकर भी इसका एग्जाम्पल है आपका बनाना एंड पाइनएप्पल। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ये सारे पार्ट जो हैं वो सब एरियल के एग्जाम्पल हैं। तो सकर क्या होता है, सकर ये क्या होता है, देखिए आपको मैं डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ज़मीन है, ये पार्ट स्टेम का ऊपर है और ये ज़मीन से नीचे है, ये आपकी है सोयल। तो यहाँ से पे है नोड, तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से ग्रो करता है और फिर जाकर
ये ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और फिर जाकर ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर और ये ऊपर जाकर यहाँ पर अपना वर्टिकली ग्रो कर जाता है एरियल पार्ट में। मतलब sucker is arise from node which is underground है, जो कि अंडरग्राउंड है, ठीक है, एंड फर्दर कम आउट ऑफ सोइल एंड ग्रो वर्टिकली। तो इसने जो अराइज हुआ ज़मीन के नीचे, मतलब नोड पार्ट से अराइज हुआ और फिर बाद में आउट सोयल से बाहर आ गया और वर्टिकली ग्रो किया। तो इनसाइड सोयल के अंदर तो ये ग्रो कर रहा है। कैसे? इनसाइड सोयल ग्रोथ है इसकी हॉरिजॉन्टली, और अगर हम देखें इसकी एरियल में, इन एरियल के अंदर इसकी ग्रोथ है वर्टिकली। तो इस तरीके की इसकी ग्रोथ है। तो हमने डायग्राम से सीखा इसके क्या एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सकर के, बनाना, और दूसरा पार्ट इसका दूसरा एग्जाम्पल है पाइन एप्पल। ठीक है, तो हमने सकर पढ़ लिया कि ग्रो हुआ और हॉरिजॉन्टली ग्रोथ की, फिर बाहर आ गया और फिर इसे वर्टिकली ग्रोथ की। फिर अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद नोट कर लीजिए, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, स्टोलन क्या है देखिए, वो भी देखिए। स्टोलन तो ऐसा होता चोरी किया, जो चोरी कर भाग रहा हो ऐसा लेकिन अब देखिए क्या है स्टोलन, STOLON स्टोलन। इसके अंदर देखिए कैसा, ये ज़मीन है, ये एक स्टेम है, मान लीजिए एक स्टेम है, तो ये यहाँ से ही नोड से ही ग्रोथ की इसने। इस तरीके से ग्रोथ करने के बाद ही ज़मीन से बाहर आया। इसको थोड़ा और आगे बना देता हूँ। ये ज़मीन से बाहर आया, फिर से ज़मीन से टच कर दिया इसने, ठीक है, ज़मीन से टच कर दिया और फिर से ऊपर ग्रो कर गया, ये फिर से ज़मीन से टच कर गया। इस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। तो क्या है स्टोलन, ठीक है, अराइज फ्रॉम अंडरग्राउंड नोड ऑफ स्टेम विच कम आउट, जो सोयल से बाहर आती है, कम आउट फ्रॉम सोयल, जो सोयल से बाहर आई, फ्रॉम सोयल, एंड ग्रो वर्टिकली, ऊपर की तरफ वर्टिकली इसने ग्रो किया, और फिर बाद में एंड अगेन टचेस द अर्थ, एंड अगेन फिर से उसने क्या की, टच किया, टचेस द अर्थ। तो ये आपका हुआ स्टोलन। एग्जाम्पल है इसका क्या, जैस्मीन ने मिंट को स्टोल कर दिया। जैस्मीन की स्पेलिंग क्या भूल गया हूँ मैं, जैस्मीन JASMINE। स्पेलिंग मिस्टेक बढ़ जाती हैं जब आप कंपटीशन में लगे होते हैं, सब्जेक्टिव होता नहीं। जैस्मीन मिंट, हाँ, तो जैस्मीन और मिंट, इसका क्या फंडा है, जैस्मीन ने मिंट को क्या कर लिया, स्टोल, चोरी कर लिया। अब आता है ऑफसेट, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिए। ऑफसेट वो मैंने टेबल इसीलिए बनाई है, काफ़ी आपको बिल्कुल भी एक उधर से टेबल से समझ आता रहे कौन सा पार्ट किसके अंदर है। अब आता है ऑफसेट, इसी के अंदर आप पढ़ेंगे आइकोनिया क्रेसिपिस ऑफसेट। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनोड। अभी बताऊंगा क्या मतलब है इसका। ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनोड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रोजेटे लीफ इसकी ये है कैरेक्टरिस्टिक। और ये किस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है ये देख लीजिए।
ये भी नोड से तो इसने भी ग्रोथ किया, ये रही नोड, ये रही, और ये ज़मीन के ऊपर फिर इस तरीके से ग्रो कर गया, फिर ये यहाँ पर भी ग्रो करता है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच है जिस पर नोड्स हैं और नोड से ये अराइज होता रहता है। और ये जो इंटर नोड, ये नोड हुई, ये नोड हुई, और इसके बीच का पार्ट है इंटर नोड, और यही होता है ऑफसेट। ऑफसेट तो ये है, और ये होता है इसका रोजेटे हैबिटेट। रोजेटे लीफ मतलब रोजेटे लीफ, इस टाइप की लीफ को रोजेटे लीफ कहते हैं। ये क्या करते हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टली, ये क्या है, दीज ग्रो ऑन द हॉरिजॉन्टल ब्रांच, हॉरिजॉन्टल ब्रांच पर ये ग्रो करते हैं। फ्रॉम द नोड, नोड से इनकी ग्रोथ हुई, फ्रॉम द नोड, नोड से इनकी ग्रोथ हुई। और ये क्या करते हैं, हैविंग रोजेटे लीफ, हैविंग रोजेटे लीफ इनकी होती है। जिसका अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसके दो, आइकोर्निया और दूसरा है पिस्टिया। ये काफ़ी बार है क्वेश्चन आया, बार बार क्वेश्चन आया है इस पर, आइकोर्निया। और आइकोर्निया तो और भी इम्पोर्टेंट है, मैंने बताई थी कि ये टेरर ऑफ बंगाल है। ये क्यों कहते हैं इसे टेरर ऑफ बंगाल, अभी देख लेते हैं, इसको बाद में मिटाएंगे, पहले यही बता देते हैं आपको। देखिए, ये टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले इंडिया में प्लांट नहीं था, तो इसको हम बाहर से लेकर आए, किस चीज़ के लिए, क्योंकि इसकी थी खूबसूरत ब्यूटीफुल वॉयलेट कलर की लीफ थी जो बहुत दिखने में बहुत अच्छी लगती थी, और हमने इसे इंडिया में उस चीज़ के लिए ले आए कुछ लोग। तो फिर इसको हमने मतलब यहाँ पे ग्रो कराया, तो हमने देखा इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि ये इन्वेसिव वीड बन गया यहाँ पर। मतलब ये ही ग्रो करता है, औरों को ग्रो ही नहीं करने देता। दूसरा, ये ग्रो करता है फ्रेश वाटर, और जो पानी रुका होता है स्टैग्नेंट वाटर उसके ऊपर ग्रो करता है, और ये फैल जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है कि आप अगर इसे हटाना चाहो, आपके हटाने से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। आप जितना हटाओगे उससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है, तो ये औरों को ग्रो करने नहीं देता और फ्रेश वाटर पे सारी जगह फैल जाता है, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि इसने एरिया ऊपर से कवर कर लिया, तो एक्सचेंज नहीं होगा पानी के अंदर भी ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो अंदर के ऑर्गेनिज्म है वो मरने स्टार्ट हो गए। तो ये एक इन्वेसिव मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है, और ये एक होवो क्रिएट किया हुआ है इसने, मतलब एक बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक यहाँ पे टेरर तरीके से बनाया हुआ है। क्या, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल में इसको लाए थे पहली बार, तो इसने काफ़ी प्रॉब्लम की हुई है। आइकोर्निया क्रैसिपिस इसका पूरा नाम है, क्रैसिपिस, आइकोर्निया क्रैसिपिस। और अभी इसके बारे में हम लिखेंगे क्या है ये। तो वैसे हालांकि आजकल के लोगों ने इससे बायोफ्यूल बनाना स्टार्ट कर दिया है, कि उस बायोफ्यूल में क्या है, हालांकि एडवांसमेंट फ्यूचर की बातें हैं, होने लगा है वैसे इस्तेमाल। क्या इसकी ऐसा फ्यूल बनाया है, बायोफ्यूल कह रहे हैं जिसे, क्या कि जिसके अंदर पेट्रोल 80% और 20% कुछ इसका पार्ट है। तो ये इस तरीके से अब यूज़ होने लगा है, पर फिर भी ये अभी भी प्रॉब्लम ही बना हुआ है। ठीक है, एक बार हम सब एरियल के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, आइकोर्निया के अंदर क्या बातें कि ये क्या है। ठीक है, तो आइकोर्निया क्रैसिपिस जो है ये क्या है, इसको क्या मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है। क्रिएटेड a havoc इन बंगाल। एक्चुअली ये पूरे इंडिया में फैल गया है, इन कंट्री, पूरे कंट्री में इसने हैवोक, एक हैवोक, ठीक है। और आप इसको कहते हैं कोल्ड टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ऑप्शन में वो पूछेगा कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं,
उसमें ऑप्शन, मैंने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। उसमें ऑप्शन थे बंगाल टाइगर और आइकोर्निया भी था, और एक उसमें ये भी था ऑप्शन क्या, सौरव गांगुली ने टेरर ऑफ बंगाल है, तो वो सब गलत हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये क्या है, इट ग्रो ऑन फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर जाएगा। ये स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ जो होता है, हिंदी में लिख लीजिए करिए कभी कभी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं। स्टैग्नेंट वाटर में होता है, ठीक है। क्रिएट किसने कैसे प्रॉब्लम क्रिएटेड द प्रॉब्लम बाय कवरिंग द होल वाटर बॉडी, द होल, ना तो सनलाइट को जाने देगा ना ये ऑक्सीजन को, खासकर उसकी ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। होल वाटर बॉडी, पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से स्टॉप हो जाएगा ऑक्सीजन एक्सचेंज, जिसकी वजह से रिजल्ट होगा क्या, रिजल्ट इन डेथ, रिजल्ट क्या, डेथ ऑफ वाटर ऑर्गेनिज्म, जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये वो मर जाएंगे। ठीक है, तो अब है क्या, इट ग्रोज वेरी फास्ट रेट से ग्रो करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इट हैव ब्यूटीफुल वॉयलेट फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से दैट्स वाई, इसकी वजह से ही पीपल्स ने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूसेस दिस इन इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया। तो इसी ने ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप इसे नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो नोट कर लिया होगा आपने। हम अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज, क्योंकि अब ये वाला पार्ट सब एरियल हुआ ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये जो अगेव बल्बिल क्या है, मतलब एरियल का पार्ट अब हम पढ़ेंगे। जो पार्ट एरियल है उसके अंदर दो हैं, एक तो बल्बिल है और एक लीफ बर्ड है। ये क्या होता है, बहुत छोटा सा पार्ट है ये। उसके बाद हम शुरू कर पाएंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्या है, एरियल पार्ट है, AERIL, एरियल में अंदर सबसे पहले है क्या, अगेव नहीं, अगेव है बल्बिल, अगेव तो एग्जाम्पल है, बल्बिल। देखिए ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता है सीधा, आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, NCERT में डायग्राम भी दिया हुआ है इस तरीके से थोड़ा सा। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका अगेव, और ये क्या है, बल्बिल ऑफ अगेव। इसका एग्जाम ये डायरेक्ट NCERT में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा पार्ट है अब क्या, लीफ बर्ड से आप देखेंगे, मैं इसका डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। लीफ बर्ड, इसका देखिए ये लीफ है, तो इस लीफ में क्या होता है, ये जो लीफ बर्ड्स होते हैं ये होते हैं लीफ बर्ड्स इन ब्रायोफाइलम। इसका एग्जाम्पल भी है क्या, ब्रायोफाइलम। इसमें क्या है, ये जो लीफ बर्ड होते हैं, यानी कि एडवेंटेटिव रूप, ADVE, एडवेंटेटिव बर्ड जो है अराइज करती है कहाँ से, अराइज फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ, लीफ की मार्जिन से
इसने अराइज किया इन ब्रायोफाइलम, जो कि इसका, तो ये बहुत छोटा था ब्रायोफाइलम, जो कि इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है पूरा। हमने इसके एक एक पार्ट को एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। तो अब हम शुरू कर पाएंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले एक आधा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, 2 नोट है, मतलब सुपर नोट है, मतलब इम्पोर्टेंट है, फिर हम शुरू कर देंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके लिए देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने इतना सारा क्यों पढ़ा, क्योंकि केवल यही एक चैप्टर है जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन में बातें हैं। जिसने ये चैप्टर छोड़ दिया कि हम कर लेंगे, या फिर इसको हल्का मान के चैप्टर को छोड़ दिया, उसका पूरा असेक्सुअल का पार्ट छूट गया, मतलब वो मिस हो गया। और क्योंकि दूसरा जो चैप्टर है और जो तीसरा चैप्टर है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर, सब सेक्सुअली ही पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना है। जो असेक्सुअल था वो इसी चैप्टर के अंदर था, तो क्वेश्चन जरूर आता है असेक्सुअल। जितना पार्ट मैंने इसमें से पढ़ा था, कम से कम दो क्वेश्चन आएंगे जरूर, एक क्वेश्चन तो इस पर से पक्का ही आएगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमने पढ़ा था क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस किस में था? मेनली जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। क्या नोट लिखते हैं हम, क्या नोट है? ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि क्या थे, फंजाई और एल्गी। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, मैं कोई अपने पास से नहीं लिखवा रहा हूँ, एनसीईआरटी का पॉइंट है। फंजाई एंड एल्गे जो है, तो इसके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड। ये कॉमन मेथड था, कॉमन मेथड। तो क्या मतलब जो इनके अंदर असेक्सुअली हो रहा है, जैसे फंजाई और एल्गी है, तो क्या ये असेक्सुअली करेंगे? कभी सेक्सुअल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सेक्सुअल भी कर सकते हैं। ये कैसे? दे कैन स्विच टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा अभी, क्या ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसे मिटा दूं? अब एक और पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूँ नोट, मैं इसे मिटा रहा हूँ क्या, फिर आपको 2 क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो नीट में आए हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, अब आप देखिए कि जो आपने पढ़ा था, ये जो हायर जो प्लांट होते हैं, नोट है ये भी, हायर प्लांट, आपने पहले लोअर प्लांट के अंदर जैसे एल्गी है उसमें पढ़ा आपने, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन था। ठीक है, पर जो हायर हैं उनके अंदर क्या सेक्सुअल नहीं हो सकता? सेक्सुअल तो होता है, हमें पता है, क्योंकि अगला चैप्टर भी उसी का है, इन एंजियोस्पर्म्स वगैरह। तो क्या सेक्सुअल नहीं होता है? तो हमने वो यही तो पढ़ा, असेक्सुअल जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो हायर प्लांट में होता है, और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो भी तो असेक्सुअल का ही टाइप है। तो जो हायर प्लांट होते हैं वो क्या कर सकते हैं? कैन रिप्रोड्यूस बाय कौन से मेथड से कर सकते हैं? ये तो असेक्सुअल, पहला है असेक्सुअल से, क्या था वो हमने पढ़ा, वेजिटेटिव, और दूसरा है सेक्सुअली, वो जो पोलन ग्रेन बनकर होता है, वो अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, बट जो एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स आपके वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स आपके सेक्सुअली ही रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
वो एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब आपका ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया, जिसके अंदर असेक्सुअल पूरी तरीके से डिटेल में ख़त्म हुआ। और अब हम पढ़ पाएंगे आगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पर मैं आपको 2 क्वेश्चन कराना चाहूँगा इसके अंदर, ठीक है? क्या आए हुए हैं वो भी नीट के, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन पोज कर। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन, ये भी नीट में आया हुआ है, ये भी नीट में आया हुआ है, ठीक है? तो क्या है क्वेश्चन, पहला देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच पता नहीं है आपको कि हाँ, बाइनरी फिजन सारा गैसम में होता है, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, तो एमबीबी में पढ़ा है, ट्रांसफर्स वगैरह भी पढ़ लिए, लेकिन सारा गैसम तो उसमें कहीं भी नहीं था। चलो और आगे देखते हैं, कोनिडिया पेनिनसुलियम, हाँ बिल्कुल सही बात, हमने पढ़ा है। उसका एनसीईआरटी में आपको ऐसे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, हैंड में अबाउट में दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में, वो आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये रहा एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर, और ये आपका ज़ूस्पोर का था, ये बर्ड इन हाइड्रा, ये जिम्यूल्स। और आपको जो मैंने आज एनसीईआरटी में पढ़ा है, मतलब वो पढ़े हैं मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये उसके डायग्राम्स हैं, आप इन डायग्राम्स को जरूर ध्यान से कर जाएंगे, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑफसेट क्या, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ देखिए ध्यान रखिए, ये है आइकोर्निया का ही नाम, वाटर हाइसिंथ आइकोर्निया को क्या कहते हैं, ये पॉइंट और ऐड कर लीजिए उसके अंदर, आइकोर्निया के अंदर जो मैंने लिखा है उसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। राइजोम बनाना, हाँ यही तो पढ़ा ना, राइजोम बनाना में, जिंजर में और टर्मरिक में, तो ये भी सही है। तो पहला ही गलत है, इनकरेक्ट पूछा था, तो ये पहला इनकरेक्ट है, नीट 2015 में आया हुआ है, ये मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा कौन से साल में। जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर थ्रू, किस तरीके के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से जिंजर में होता है, तो हमने अभी पढ़ा है, ये तो राइजोम से होता था, ये रहा राइजोम जिंजर। तो राइजोम ढूंढो इसमें कहाँ है, बिल्कुल राइजोम, क्या बल्बिल से होता है, नहीं, एगेव में होता था, ये तो बल्बिल से। रनर से होता नहीं, बिल्कुल नहीं, रनर से तो दूब ग्रास में होता था, ये भी नहीं। क्या ऑफसेट से होता, नहीं, आइकोर्निया क्रेसिपिस के अंदर था। हाँ, आइकोर्निया क्रेसिपिस के अंदर एक और बात याद रखिए कि ये पोलिनेटेड होता है, पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट से हो जाए, या पहला तो आंसर मेनली फर्स्ट आंसर यही है, ये विंड से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आया था कि ये इसका फूल थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा फूल तो पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे एनिमल भी होता है, वो आगे चलकर पढ़ाया जाएगा आपको कि उसमें था ऑप्शन एलिफेंट, क्या एलिफेंट से होता है, मतलब बड़ा फूल तो बड़े ही वो एनिमल करेगा उसको पोलिनेशन, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात थी। तो ये आपके पोलिनेशन होता है किससे, इंसेक्ट और वाइंड से। इन पोलिनेशन होता है कि गैमेट ट्रांसफ़र होता है, पोलन को स्टिग्मा तक ले जाया जाता है, इसको डीपली हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। और अगली एक और वीडियो आएगी इसके ऊपर, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गैमेटोजेनेसिस, ये सब बातें पढ़ेंगे, टाइप ऑफ गैमीट्स, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट, जिसके अंदर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगे अपने नोट्स के साथ, उससे बाहर नहीं आएगा। कंफर्टेबल रहिए और आप जब तक पढ़ाई करते रहें, इसको बार बार पढ़ें, और ध्यान रखें कि अब इसको पढ़ने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि कितनी स्मूथली आप एनसीईआरटी पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपने उसका बेसिक समझ लिया। एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो बस जैसे अभी मैंने एनसीईआरटी में दिखाया आपको कि एनसीईआरटी में वो लाइंस बस 4 में लिखी हुई है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ये 4 इन तरीक़ों से होता है, लेकिन वो कैसे होता है, क्या होता है, वो कुछ नहीं दिया हुआ। तो एनसीईआरटी की लाइंस को समझने के लिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, या फिर थोड़ा एडवांस भी जाना होता है। एनसीईआरटी से बाहर के मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिखाए, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है। आप नोट्स के साथ कंफर्टेबल रहेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो अब आप एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगाएं इसके बाद, और आपको देखें कितने आप कंफर्टेबल हैं उसके अंदर, और जब तक पढ़ाई करते रहें। अगली वीडियो लेकर आते हैं जल्द ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।